हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम सेबी के बारे में डिस्कस करेंगे। सेबी मीन्स सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। काफ़ी लंबे समय के बाद मैं आप लोगों के लिए कुछ वीडियोस बना रहा हूँ। आई होप आपको इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप इसको पसंद भी करोगे। चलिए आइए आगे की तरफ मूव करते हैं और पढ़ते हैं कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या होता है। देखिए, ये है सेबी। सेबी का जो फुल फॉर्म होता है आप सबको पता है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से हम इसे जानते हैं। पहली लाइन पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन अप्रैल 12 1992 in accordance with the provision of the Securities and Exchange Board of India Act 1992। देखिए, जो सेबी है ना, ये पूरी तरीके से एक्ट पे बेस्ड है। इट मीन्स इसको लाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया और उसके पास होने के बाद एक एक्ट बनाया गया। उस एक्ट को हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। क्लियर है? तो आप इसको ये कह सकते हो कि ये कोई ऑटोनॉमस बॉडी नहीं है, ये एक्ट के बिहाफ पे काम करती है और एक्ट को रेगुलेट करने का काम हमारी गवर्नमेंट करती है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट टॉपिक लिखा हुआ है, इट इज़ अ मेन फंक्शन इज टू स्टॉप फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ ऑफ स्टॉक मार्केट। भाई, आज के ज़माने में फ्रॉड कहाँ पे नहीं होता है? हर जगह हर मोमेंट पे कोई ना कोई आपके साथ फ्रॉड कर जाएगा। आप अपनी आवाज़ को कहाँ उठाओगे? अगर हम कॉरपोरेट सेक्टर में देखें तो बहुत सारी कंपनियां डे बाय डे इसका शिकार होती हैं। वो बहुत से लोगों के पास जाती हैं और कहती हैं, बहुत सारे शेयर मार्केट में जो ब्रोकर्स होते हैं वो डे बाय डे जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनको बुरी तरीके से उनके साथ जो है मिसबिहेव करते हैं, उनको गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं और फ्रॉड वगैरह के चांसेस इससे बढ़ जाते हैं। तो होता क्या है, ऐसी कौन सी अथॉरिटी है इंडिया में जो स्टॉक मार्केट में होने वाले फ्रॉड से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सके? इसके लिए हमने सेबी को चुना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, मैं आपको एक थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ कि जब एलपीजी का ज़माना था, एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं 1991 का एरा। आज हम जब भी इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो प्रॉपर वाइज हम उसको समझते हैं कि एलपीजी के पहले हमारे देश में क्या कंडीशन थी और एलपीजी के बाद हमारे देश में क्या कंडीशन थी। तो कुछ ऐसे बहुत सारे सुधार हुए, जैसे एलपीजी के बाद हमने बहुत सारे ट्रेड एक्टिविटीज़ में मूलभूत इम्प्रूवमेंट किए, हमने बहुत सारे इंपोर्ट से कोटाज वगैरह को कम कर लिया, एक्सपोर्ट्स पे लगने वाले ड्यूटीज़ को बढ़ा दिया और हम ग्लोबलाइज होते चले गए। तो इस ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में ये बहुत ही ज़रूरी था कि स्टॉक मार्केट में जो भी लोग एक फ्रॉड एक्टिविटीज़ में शामिल हैं उनके खिलाफ कोई ना कोई प्रॉपर एक्शन लिया जाए। और इसके लिए हमने क्या किया? इसके लिए हमने सेबी का सहारा लिया। गवर्नमेंट ने इसके लिए सेबी का कॉन्सेप्ट दिया, डेट इज कॉल्ड सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, नेक्स्ट स्लाइड है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। अब ये 1992 क्या चीज़ है, पढ़ते हैं। एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ बोर्ड टू प्रोटेक्ट वर्ल्ड लिखा है, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज एंड टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ एंड टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विथ और इंसिडेंटल देयर टू। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सीधी सी बात है, सेबी क्या काम करता है? जो भी इन्वेस्टर्स हैं जिनका इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट में, अगर हम उनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा कल की डेट में? क्या वो इन्वेस्टमेंट अच्छे से कर पाएंगे? क्या वो व्यक्ति जिसके साथ एक बार कोई फ्रॉड हो जाएगा, क्या उसके ऊपर पूरी की पूरी उसका जो बिलीव है वो क्या स्टॉक मार्केट पर बना रहेगा? नहीं बना रहेगा, बिल्कुल नहीं बना रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, जो इन्वेस्टर का बिलीव है उसको बचा करके रखना, उसको प्रोटेक्ट करना, ताकि वो आगे चल करके और प्रमोट हो, जिससे जब वो और प्रमोट होगा तो कंपनीज और स्टॉक मार्केट का भी डेवलपमेंट होगा और
पूरी तरीके से स्टॉक मार्केट ग्रो करेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसके लिए हमें जो हमारी सेबी है, जो हमारी अथॉरिटी है जिसको हमने 1992 में पास किया, वो जो भी इन्वेस्टर के इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करता है और प्रमोट करता है और डेवलप करता है। उसके साथ ही साथ जो भी स्टॉक मार्केट में ट्रांजैक्शंस होते हैं उनके रूल और रेगुलेशन भी सेबी ही डिसाइड करता है। यही डिसाइड करेगा कि आपको किस प्रकार से कितना, कैसे डीमेट अकाउंट ओपन करना है, कैसे आपको दोनों साइडों को दिखाना है, कैसे आप लिस्टेड होंगे, कैसे आप एक अच्छे कंज्यूमर बनेंगे, कैसे आपको ब्रोकर्स के साथ व्यवहार करना और ब्रोकर्स को कैसे कस्टमर्स के साथ व्यवहार करना है। इन सारी एक्टिविटीज़ पे अल्टीमेटली कौन केयर करता है, तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करता है। आइए हम आगे की स्लाइड में चलते हैं और कुछ और इंटरेस्टिंग बातों को ध्यान में रखते हैं। देखिए भाई, साफ साफ लिखा हुआ है कि सेबी के बारे में इंट्रोडक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों का जीके वैसे भी बहुत अच्छा है। सेबी फॉर्म्ड कब हुआ था? 12 अप्रैल 1992 को। ज्यूरिडिक्शन कौन थे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टच में काम कर रहा है। मैंने पहले ही बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही इस पर कंट्रोलिंग करती है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र। अभी मैं आपको सेबी की बहुत अच्छी बिल्डिंग भी दिखाऊंगा। कितने एम्प्लाई काम करते हैं? 2009 का डेटा हमारे पास है जिसके हिसाब से 525 एम्प्लाई इसमें काम करते हैं। प्रेजेंट टाइम में हो सकता है बढ़ गए हों। इसकी वेबसाइट है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.sebi.government.in। अगर आपको कोई भी कंप्लेन करना है, किसी भी प्रकार की आपके साथ फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ की गई है, कोई फ्रॉड हुआ है, इनकेस कोई भी आपके साथ कोई भी आपको लगता है कि आपके इंटरेस्ट के साथ खिलवाड़ किया गया है, आप इन्वेस्टर हो, आपको प्रॉपर तरीके से आपके साथ मिसबिहेव किया गया है, तो आप www.sebi.government.in के वेबसाइट पे जा करके अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं कि हम इस स्टॉक मार्केट में गए थे और मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। सेबी उस स्टॉक मार्केट के खिलाफ एक्शन लेगा। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, ये देखिए सेबी का लोगो है। कई बार लोगो भी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, मैंने आपको बताया कि ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ सेबी, तो जब भी आप गूगल करोगे तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का कुछ ऐसा वेबसाइट निकल करके आएगा। देखिए यहाँ पर ऑर्डर है, यहाँ पे लीगल फ्रेमवर्क है, न्यूज है, इन्वेस्टर गाइडलाइंस है, इंटरमीडिएट है, ऑफर डॉक्यूमेंट्स है, ये सब आप देख सकते हो, ये अदर मैटर है। चलिए अब देखिए सेबी का हेडक्वार्टर, मैंने आपको प्रॉमिस किया था ना कि मैं आपको बिल्डिंग दिखाऊंगा। देखो कितनी अच्छी बिल्डिंग है, ये सेबी का हेडक्वार्टर है। और ये कहाँ पर प्रेजेंट्स है? ये मुंबई में प्रेजेंट्स है। ये एक्चुअल है, मैंने कहीं गूगल से फेक से नहीं लिया है इसको, ये एक्चुअल हेडक्वार्टर है। आइए आगे चलते हैं। बोर्ड ऑफ मेंबर कौन कौन से हैं देख लीजिए, फोटोग्राफ्स के साथ देख लीजिए। कई बार आप इनको न्यूज़ पे, टेलीविजन्स पे देखते आए हो और आज आप इनको समझ भी लो। देखो जो सेबी का मेन चेयरमैन है ना, यूके सिन्हा, इनका फुल फॉर्म है यूके सिन्हा। फुल फॉर्म अभी मेरे को थोड़ा सा दिक्कत लग रही है, अभी मैं आगे बताऊंगा। ये देखिए चेयरमैन है। और यहाँ पर ये है मिस्टर प्रशांत शरण, जो होल टाइम मेंबर है, इनको परमानेंट मेंबर बना दिया गया है। चाहे चेयरमैन जो होता है ना, ये 5 ईयर्स के लिए अलॉट होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, सेबी का जो चेयरमैन है वो 5 ईयर्स के लिए अलॉट होता है। और मिस्टर प्रशांत शरण जो हैं वो होल टाइम के मेंबर हैं। मिस्टर वीके जयराज जो हैं वो मेंबर अपॉइंटेड किए गए हैं अभी लेटेस्ट में, चूँकि मिस्टर वीके जयराज जो हैं ये पहले जो है आरबीआई के जो है डिप्टी गवर्नर थे। और उनको भी देखो, होता क्या है कि जब आप एक पैनल बनाओगे बोर्ड मेंबर्स की सेबी में, तो जो एक्ट बना है 1992 एक्ट सेबी का, उसमें साफ साफ बताया गया है कि जितने भी बोर्ड मेंबर्स होंगे उसमें एक व्यक्ति आरबीआई का डिप्टी गवर्नर होना बहुत ही ज़रूरी है। इस बात को आप जान लीजिए। आइए हम अगली स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं क्या हिस्ट्री क्या है सेबी की। तो हिस्ट्री ऑफ सेबी में हम देखेंगे, पहली चीज़ यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रही है, इनिशियली सेबी वॉज अ नॉन स्टैचुरी बॉडी। ये क्या है? नॉन स्टैचुरी बॉडी है, विदाउट एनी स्टैचुरी पावर। ओके, हाउएवर इन 1995 द सेबी वॉज गिवन एडिशनल स्टैचुरी पावर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू एन अमेंडमेंट टू द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992। देखो हुआ क्या, जब ज़रूरत पड़ी और हमें लगा, हमारी सरकारों को लगा कि 1992 में जो हमने सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को लाया है, क्या उससे हमारी सारी कॉम्प्लिकेशंस दूर हो जा रही हैं, क्या उससे वो प्रॉपर तरीके से काम कर पा रहा है। गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, इस एक्ट में भी कुछ कमियां हैं। तो 1995 में हमने प्रॉपर अमेंडमेंट किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रॉपर इस एक्ट में अमेंडमेंट किया
और बहुत सारी चेंजिंग हुई। देखिए लिखा है इन अप्रैल 1998 द सेबी वॉज कंस्टिट्यूटेड एज द रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया अंडर रेजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये क्या हुआ 1998 में, क्या है, द सेबी वॉज कंस्टिट्यूटेड एज अ रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया। सेबी को हम लोग जो है कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर भी बोलते हैं। ये कब बोला गया, कब इसको एक अथॉरिटी मिली, 1998 में इसको अथॉरिटी मिली कि देखो भाई आप पूरे कैपिटल मार्केट को ईजिली डील कर सकते हो। चलिए यहाँ तक तो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया और हम आगे के चलते हैं। यहाँ पे है फंक्शंस ऑफ सेबी। फंक्शंस ऑफ सेबी में क्या है, मतलब सेबी के कौन कौन से काम होते हैं। तो फंक्शंस ऑफ सेबी में देखा जाए तो पहला चीज़ है सेबी परफॉर्म्स फॉलोइंग फंक्शंस। क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है, देखो रेगुलेटिंग का काम करती है, ये तो इसका इनिशियल वर्क है, ये प्राइमरी फंक्शन है इसका। रेगुलेटिंग द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज एंड एनी अदर सिक्योरिटी मार्केट। भाई मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कोई भी फ्रॉड एक्टिविटीज अगर स्टॉक एक्सचेंज में होती है, कोई भी सिक्योरिटी मार्केट में होती है, किसी के साथ किसी को लगता है कि मिसबिहेव हुआ है उसके साथ या उसके साथ कोई धोखा हुआ है, किसी भी प्रकार की एक्टिविटी होती है, तो उस सभी एक्टिविटी को रेगुलेट कौन करता है, सेबी करता है। सेबी ही एक ऐसा बॉडी है, एक नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है जो प्रॉपर वाइज स्टॉक एक्सचेंज को गाइडेंस देता है और सिक्योरिटी मार्केट को भी गाइडेंस देता है और उनको समय समय पे बताता है कि देखो आपको ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, आपको ये टाइप्स के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, आपको इतना इतना एक दिन में शेयर को मार्केट में बेचना है, आज की शेयर की मार्केट वैल्यू से ज़्यादा नहीं बेचना है, जो ब्रोकर होंगे उनको इतना रेट ऑफ के साथ कमीशन चार्ज करना है। ये सब कौन फिक्स करता है, अल्टीमेटली सेबी ही फिक्स करेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रजिस्टरिंग, ठीक है, रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट्स, बैंकर्स टू एनी इशूज ट्रस्टी ऑफ ट्रस्ट डीड्स, रजिस्ट्रार्स टू एनी इशू मर्चेंट बैंकर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, ये सब जो हैं सेबी इनको रेगुलेट करता है और इनको अपने पास रजिस्टर्ड करके भी रखता है। देखो अगर आपको प्रॉपर वाइज एक ब्रोकर बनना है ना, तो उसके लिए भी आपको सेबी के पास अपना नाम भेजना पड़ेगा कि मैं इस स्टॉक एक्सचेंज में एक ब्रोकर की तरह काम करता हूँ। अगर आपको कोई शेयर ट्रांसफ़र एजेंट बनना है तो प्रॉपर अपना नाम जो है सेबी में जा करके रजिस्टर्ड कराना होगा। अगर आपको कोई मर्चेंट बैंकर्स बनना है, पोर्टफोलियो मैनेजर बनना है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनना है, तो भी आपको सेबी में रजिस्टर्ड करवाना होगा, क्योंकि सेबी ही एक ऐसी नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है जो सब पे अपनी कंट्रोलिंग करती है और सबको रेगुलेट करना जानती है। ठीक है, ये स्लाइड आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। फंक्शन को और भी देखते हैं, और क्या क्या फंक्शंस हैं। देखो भाई सिक्योरिटी के बिहाफ पे भी बहुत सारी चीज़ें सेबी करती हैं और हम जानते हैं। देखो क्या होता है कि प्रोहिबिटिंग फ्रॉडेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू सिक्योरिटीज़ मार्केट। तो सिक्योरिटी के बिहाफ पे एक आम आदमी, एक आम इन्वेस्टर जो जिसकी इच्छा है कि भाई वो कंपनी में पैसा लगाए, कंपनी के शेयर्स को खरीदे, अगर हम उसको प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करेंगे तो ऐसे में क्या होगा, उनका मोरल डाउन होगा। और जब उनका मोरल डाउन होगा तो वो कंपनी में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, किसी भी शेयर मार्केट में वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे। उनको लगेगा कि देखो भाई ये जो शेयर मार्केट है एक तरीके का जुआ है, इसमें हम पैसे लगा करके बुरी तरीके से फंस गए हैं, हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, हमारे साथ धोखा हुआ है। तो ये जो भी मेंटालिटी बनती है भाई, ये मेंटालिटी ना बन पाए, उनको कभी ऐसा फील ही ना हो कि जो शेयर मार्केट है ये तरीके से लोगों को परेशान करने का काम करता है, लोगों के साथ मिसबिहेव करता है। तो इन सभी एक्टिविटी को रोकने के लिए जो सेबी है ना, वो हर समय गाइडलाइंस जारी करता है। किसको गाइडलाइंस जारी करता है? विभिन्न तरीके के मार्केट्स को। और वो कौन से मार्केट्स होंगे? सिक्योरिटीज़ मार्केट होंगे, चाहे आपकी स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे कोई और सिक्योरिटी मार्केट हो। देखिए सेकंड है द ड्यूटी ऑफ द बोर्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर इन सिक्योरिटीज एंड टू रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट। क्लियर है? कोई मतलब नहीं है। जो बोर्ड का जो ड्यूटी है वो क्या है? प्रोटेक्ट करना, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, ताकि वो सिक्योरिटीज़ में और अच्छे से इन्वेस्ट कर सके, और रेगुलेट करना सिक्योरिटी मार्केट को, समय समय पे गाइडलाइंस इशू करना कि आज मार्केट में शेयर की प्राइस क्या है। आप कभी ऐसा ना हो कि शेयर की प्राइस मार्केट में 10 रुपये है और पता चले आप लोग चार्ज कर रहे हो 12 रुपये के लिए। कभी ऐसा ना हो कि शेयर मार्केट में शेयर की प्राइस 10 रुपये और आप चार्ज कर रहे हो 8 रुपये के लिए। तो ये एक तरीके से क्या है? ये मिसबिहेव है ना, कंज्यूमर के साथ एक तरीके से फ्रॉड ही तो है। आप
आप एक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे हो। इसलिए सेबी जो है एक तरीके से जुडिक्शनरी का काम करता है। जैसे क्या होता है, हमारे साथ कोई अगर अन्याय होता है तो हम कहाँ पे जाते हैं, कोर्ट वगैरह में जाते हैं और केस फाइल करते हैं। तो उसी तरीके से अगर स्टॉक मार्केट में किसी के साथ अन्याय हो, चाहे वो कंपनी के साथ अन्याय हो, चाहे वो इन्वेस्टर के साथ अन्याय हो, तो वहाँ पर वो उसको बचने के लिए आपने मतलब कि जो भी अन्याय हुआ है उसके खिलाफ अगर वो आवाज़ उठाएगा तो कोई ऐसी संस्था तो होनी चाहिए ना जिसके पास वो जाए, तो अल्टीमेटली वो सेबी के पास जाता है। नेक्स्ट है बोर्ड वी हैव सम पावर्स एंड इशूइंग कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, बहुत सारे पावर्स हैं इस बोर्ड्स के पास और यही बताता है कि देखो भाई कितना कमीशन लेना है, कैसे डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करवाने हैं। जैसे अगर मान लो एक नया व्यक्ति है जो शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा उसकी इच्छा है कि वो शेयर खरीदे, अब उसको शेयर के बारे में थोड़ा भी आइडिया नहीं है, वो शेयर मार्केट में चला गया, बिंदास होकर के चला गया और उसको एक ब्रोकर मिला, ब्रोकर ने बताया कि देखो ऐसे ऐसे शेयर खरीदा जाता है, ऐसे ऐसी चीज़ें होती है, ऐसे ऐसे हम लोग बाइंग करते हैं, इसके लिए सॉरी इसके लिए हमको ये डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, ये चीज़ों पे आपको लीगल तरीके से आपको सिग्नेचर करना होगा। और पता चला कि उसने जो भी इंफॉर्मेशन दिया है वो बिल्कुल इनकरेक्ट दिया है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करोगे, अगर आपको थोड़ा भी लगा कि आपके साथ जो भी वो बता रहा है, जो चीज़ें वो गलत बता रहा है, तो आप क्या करोगे, आप कहाँ पर उसकी शिकायत करोगे, कहीं तो जाओगे, कोई भी एक अथॉरिटी के पास जाओगे और कंप्लेन लिखाओगे। तो उसके लिए सेबी है और सेबी आपको एक्श्योर करती है कि भाई देखो आप अगर इस मार्केट में आए हो ना तो आप बिल्कुल पूरी तरीके से कंफर्टेबल हो जाइए, आपके साथ कोई भी ऐसा इवेंट नहीं होने वाला है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेबी में आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि अभी हमने फंक्शंस की बात की है। अब देखो सेबी हैज़ टू बी रिस्पॉन्सिव टू द नीड ऑफ देयर ग्रुप्स के लिए रिस्पॉन्सिव होती है, विच कंस्टिट्यूट द मार्केट के लिए रिस्पॉन्सिव होती है। और सेबी जो है इशूज ऑफ सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सेबी हमारे इन्वेस्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सेबी मार्केट के इमीडिएट रीच के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। देखो भाई आजकल कुछ कंपनियां ऐसी हैं ना, जैसे मान लो ये ए लिमिटेड है, क्लियर है, और ये बी है, मिस्टर बी है, और ये सी लिमिटेड है। ठीक है, मिस्टर बी को शेयर खरीदना है, ये एनएससी में चलेगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में चलेगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू इनको शेयर खरीदना है, तो यहाँ पर एक ए लिमिटेड मिली, ए लिमिटेड ब्रोकर का काम करती है। और इन्होंने कहा कि देखो हम एक कंपनी है, हमने बहुत लोगों को शेयर्स को खरीदवाने में उनकी हेल्प की है, उनको प्रॉपर गाइडलाइंस दी है, तो आप हमारी मदद लीजिए। अब इनके सहारे वो चले गए कहाँ पे, जो मिस्टर सी हैं इनकी शेयर्स को ये खरीदना चाहते हैं। अब मिस्टर बी जो है मिस्टर सी की शेयर्स खरीदना चाहता है, इसके लिए वो मिस्टर ए की हेल्प लेगा। तो यहाँ पे बताइए, यहाँ पे चांसेस है ना। अब यहाँ पे मार्केट मीडिएटरी कौन है, मार्केट मीडिएटरी कौन हो गया, मिस्टर ए हो गया। तो अब अल्टीमेटली क्या होगा, सेबी किसके किसके ऊपर जो है अपना एक तरीके से किसकी सेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके किसके ऊपर होगी, मिस्टर सी के ऊपर तो होगी जो लिस्टेड है किसी स्टॉक एक्सचेंज में, लेकिन साथ ही साथ जो मिस्टर ए है जो इंटरमीडिएटरी का काम कर रहा है उसके ऊपर भी होगी। क्लियर है, और बी जो है बी के ऊपर नहीं होगी, क्योंकि बी एक इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर को कुछ नहीं आइडिया होता है कि कैसे मार्केट में जाना है, वो उसको जो बताया जाएगा वो तो वही काम करने वाला है। नेक्स्ट है हमारा सेबी हैज़ 3 फंक्शंस रूल्ड इनटू वन बॉडी। पहला क्वासी लेजिस्लेटिव, क्वासी जुडिशियल, क्वासी एग्जीक्यूटिव। तो मैंने बताया था ना, रूल बनाना, अन्याय को न्याय में बदलना। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या, पूरी तरीके से देखो हर कंपनी में एक एग्जीक्यूटिव होता है ना, एग्जीक्यूटिव का मतलब एक मार्गदर्शन करना, गाइडेंस देना। क्लियर है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और आगे की स्लाइड में देखते हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए है तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। पावर क्या क्या होती है सेबी की, भाई पावर क्या क्या होती है सेबी की, इसको देख लेते हैं। पावर ऑफ सेबी में आइए, पावर ऑफ सेबी में हम लोगों को पता है कि सेबी को इन्वेस्टिगेशन की पावर दी गई है। सेबी आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है, इसको पूरी छूट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी है। और जो 1995 मैंने बताया ना, 1992 में तो एक्ट पास हुआ, लेकिन बहुत सारी जो एक्स्ट्रा पावर दी गई सेबी को वो 1995 में दी गई। अब क्या क्या है, इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड कॉल फॉर पीरियडिकली रिटर्न्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस। इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज। तो ये क्या है कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट है, जो इंटरमीडिएट कंपनी है उनके बुक्स ऑफ अकाउंट को कौन चेक करेगा, सेबी चेक करेगी। अच्छा,
और भी देखो भाई, जो भी स्टॉक एक्सचेंज में जो भी डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं, जो पहली लाइन में जो बता रहा हूँ, जो भी डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं स्टॉक एक्सचेंज में, उनको कौन इन्वेस्टिगेट करेगा? उनको भी सेबी ही देखेगी। ठीक है। कंपेल सर्टेन कंपनीज टू लिस्ट देयर शेयर्स इन वन आर मोर स्टॉक एक्सचेंज। और सेबी ये भी इन्वेस्टिगेट करती है कि देखो कहीं मान लो मिस्टर ए लिमिटेड, ऐसा तो नहीं है कि मिस्टर ए लिमिटेड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है, तो ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है। सेबी कहता है कि एक कंपनी जो है एक समय पर एक ही स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो सकती है, दो दो स्टॉक एक्सचेंज में वो लिस्टेड नहीं हो सकती है, दो दो जगह से वो शेयर को बाइंग एंड सेलिंग नहीं कर सकती। या तो आपको एनएससी का मेंबर बनना होगा, या तो आपको बीएससी का मेंबर बनना होगा। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है क्या? अब ये भी एक तरीके का प्रोसीजर है कि कैसे मतलब कि डायरेक्टली जो है एक तरीके से वैलिड फैक्ट को प्रोवाइड किया जाए कंपनी को और इंटरमीडियरीज को। वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी पहले डिस्कस किया है। तो आइए अब आगे की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि अगली स्लाइड में हमारे लिए क्या है। तो ये जो है प्रोटेक्शन गाइडलाइंस बाय सेबी, इसको अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आज का जो हमारा काम है, मतलब आज का जो हमारा जो मेन टॉपिक था बताने का, जो मेन पर्पस था सेबी को आपको समझाने का, वो यहीं पे द एंड हुआ। आप मेरे इस वीडियो को बार बार रिवाइज कर कर के देखिए, हो सकता है आपको जो चीज़ें मिसिंग हो वो चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए और मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो बना करके ले आऊँगा। सो अभी के लिए मैं अपनी तरफ से जितने भी लोग हैं जो मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं उनको मैं थैंक यू बोलता हूँ। और गाइज़ आपके लिए मैं अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा। बस मेरी एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियोस को बहुत ही ध्यान से देखिए, आपके सारे फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ वन।